दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको लगातार नेपाल पर खबरें दिखा रहा हूं और आज भी जो नेपाल से लेटेस्ट अपडेट है वो एक दो जो तथ्य आए हैं नए, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, जो जेन जी मूवमेंट है नेपाल में, वो जो हिंसक हो गया था वो तो अब थमता हुआ दिख रहा है और अब जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो आर्मी के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही थी कि कोई इंटरिम पीएम जो है वो किसी को नियुक्त किया जाए ताकि जो देश के जो हालात हैं उसको अभी काबू में लाया जा सके। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं और आर्मी के साथ जो बात चल रही थी उसमें पहले सुशीला कर्की का नाम सामने आया। सुशीला कर्की नेपाल की पूर्व सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और जो जेन जी है उनकी तरफ से एक नया नाम सामने आया है, वो है कुलमन घिसिंग का। कुलमन घिसिंग जो नेपाल के इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन है, उनका नाम अचानक से सामने आया है और ये सब तब हुआ जब काठमांडू के जो मेयर हैं, जिनका नाम फ्रंट रनर के तौर पर इंटरिम पीएम के तौर पर आ रहा था, बालेन्द्र शाह, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था और उसके बाद फिर सुशीला कर्की का नाम सामने आया और अब जो है कुलमन घिसिंग का नाम सामने आ रहा है। आर्मी को जैसे कि जेन जी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से आर्मी को ये नाम फॉरवर्ड किया गया है। अब देखते हैं कि यही नाम इंटरिम पीएम के लिए फॉरवर्ड होता है या फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है आर्मी के द्वारा, या फिर कोई और नाम सामने आता है जो आगे चलकर इंटरिम पीएम बनता है नेपाल का। लेकिन कुल मिला जुलाकर जो नेपाल में अभी हालात कुछ बेहतर हुए हैं। उधर ये तो मैंने आपको अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट पीएम को लेकर, इंटरिम पीएम को लेकर नेपाल में बताया। दोस्तों, जो नेपाल के आउटस्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्हें रिजाइन करना पड़ा था और उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी थी, केपी शर्मा ओली, उन्होंने आरोप लगाया है भारत पर कि उनको भारत के खिलाफ जाने की सजा मिली है। इसी की वजह से जो है रिजीम चेंज हुआ है उनका। उन्होंने भगवान राम के बर्थ प्लेस के तौर पर अयोध्या को माने जाने पर डिस्प्यूट किया था। उन्होंने कहा था कि ये अयोध्या से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि भगवान राम का जो बर्थ प्लेस है वो नेपाल में है। इसके अलावा उनका ये कहना है कि उन्होंने लिपुलेख और काला पानी जैसे इलाके को कहा था कि ये नेपाल का हिस्सा है, इस पर भारत ने कब्जा किया हुआ है। इस तरह की बात उन्होंने की थी। अभी हाल ही में वो जो एससीओ शिखर सम्मेलन में चाइना गए थे, वहां भी उन्होंने शी जिनपिंग से शिकायत की थी कि देखिए, भारत आपके साथ लिपुलेख जो पास है उससे व्यापार करने की शुरुआत कर रहा है। लिपुलेख पास से अब इंडिया और चाइना का व्यापार जो शुरू होगा, इस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। हालांकि चाइना की तरफ से उन्हें किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था। तो जाहिर तौर से दोस्तों, ये आरोप जो उन्होंने केपी शर्मा ओली ने लगाया है, ये ऐसा लगता है बेसलेस आरोप है। असल तो बात ये है कि नेपाल में जिस तरह से पिछले कई सालों से करप्शन का माहौल है, जो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है और जो एलिट क्लास हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे वो बाहर पढ़ते हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, और बेरोजगारी नेपाल में लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये सारा जो फैक्टर्स है, इसके अलावा जो सत्ता, वो तीन लोगों के बीच जो है लगातार ये घूमती रहती है। ये शेर बहादुर दोइबा ले लें, प्रचंड ले लें, या फिर अब केपी शर्मा ओली है, बीच में दहाल का नाम भी आ जाता है। इन तीन चार लोगों के बीच भी सत्ता जो है ये घूमती रहती है नेपाल की। तो ये कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से केपी शर्मा ओली को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। या आरोप लगाने के लिए तो वो कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये नेपाल पर हमारी अपडेट थी। आगे भी जो नेपाल में कोई डेवलपमेंट होगी उससे मैं आपको अप्राइज कराता रहूँगा, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज का जो अपडेट बस इतना ही तक। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।